बैक फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो कि ह्यूमन फीमेल में होता है। अगला फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन यानी कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। गैमेट के फॉर्मेशन के बाद वो कैसे फर्टिलाइज होते हैं, कहाँ फर्टिलाइज होते हैं, ये सब जानेंगे। और फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट कैसे बनता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, ये सब हम फर्टिलाइजेशन में जानेंगे और इम्प्लांटेशन में भी देखेंगे। उसके बाद प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, ये सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। अब लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का पास्चराइजेशन एंड लैक्टेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के बारे में। अगर हम मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को डिफाइन करें तो क्या होगा, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल primates, example monkeys, apes and also human being is called menstruational cycle। तो अब मेंस्ट्रुएशनल साइकिल एक्चुअल में होती क्या है। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखा था यूट्राइन की 3 लेयर पढ़ी थी हमने। तो जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है ये शेड ऑफ होती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। कब होती है? हर 28 दिन के बाद एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होती है। अब ये जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है ये कब से शुरू होती है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जैसे ही फीमेल की प्यूबर्टी एज शुरू हो जाती है तो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल भी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि LH और FSH हार्मोन का सीक्रेशन शुरू हो जाता है। और जो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होती है फीमेल में तो उसको हम बोलते हैं मेनार्क। उसके बाद एट द एज ऑफ 50 और 45 ये जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होती है ये रुक जाती है और उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। कहने का क्या मतलब, जब सबसे पहले मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी इज नोन एज मेनार्क। एंड जब 45 to 50 की एज हो जाती है तो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल रुक जाती है तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। अब जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होती है वो 4 फेज में होती है। पहला है मेंस्ट्रुएशनल फेज, दूसरा फॉलिकुलर फेज, तीसरा है ओव्यूलेशन एंड द फोर्थ वन इज सीक्रेटरी जिसको हम ल्यूटल फेज भी बोलते हैं। तो अब इन चारों फेज को हम डिटेल में अच्छे से विद द हेल्प ऑफ ग्राफ जानेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 3 साइकिल एक साथ चलती है, यानी कि 3 इवेंट एक साथ होते हैं। पहला है यूट्राइन इवेंट, दूसरा ओवेरियन इवेंट और तीसरा है पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। यानी कि पहले क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है वो शेड ऑफ होगी, शेड ऑफ होने के बाद दोबारा से डेवलप होगी। दूसरा ओवेरियन इवेंट यानी कि ओवरी का बनना, ओव्यूलेशन, ये भी इसी के साथ चलेगी। और थर्ड वन पिट्यूटरी हार्मोन लेवल यानी कि जो LH और FSH है ये भी इस इवेंट के साथ चेंज होती रहेगी। तो सबसे पहले हमें ये तो पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो शेड ऑफ होती है, लेकिन ये दोबारा डेवलप हो जाती है हर 28 दिन बाद। तो ये क्यों जरूरी है? अगर मान लीजिए एंडोमेट्रियम शेड ऑफ क्यों हुई? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, क्योंकि इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम लेयर जरूरी होती है। तो अब 28 दिन बाद दोबारा से एग बनेगा। तो एग बनेगा इन फ्यूचर, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है देन इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम चाहिए, तो एंडोमेट्रियम इसीलिए दोबारा से डेवलप होती है। तो अब इस पूरे इवेंट को हम इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये ग्राफ एनसीईआरटी बुक में है, पेज नंबर 50 पर है। तो अच्छे से समझने के लिए बुक में देखेंगे अगर हम, तो सबसे पहले होती है मेंस्ट्रुअल फेज होती है। मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 दिन तक होती है। इस फेज में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, ये एंडोमेट्रियम लेयर है, ये ब्लड की फॉर्म में शेड ऑफ
हो जाती है, यानी कि ब्लडिंग की फॉर्म में 1 से 5 दिन तक निकल जाती है, जिसमें कि मेंस्ट्रुअल फेज के साथ ओवेरियन इवेंट में क्या होगा, जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, यानी कि डेवलपिंग फेज होगी ग्रेफियन फॉलिकल की। अब इस फेज में क्या होता है कि जो पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं, 2 तरह के हैं, एलएच और एफएसएच। तो एफएसएच का लेवल पिट्यूटरी हार्मोन में जो होता है वो हाई हो जाता है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो ये एमसीक्यू में या 1 वर्ड में भी पूछा जा सकता है कि एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन और एंडोमेट्रियम शेडिंग विच हार्मोन इंक्रीज देयर लेवल। तो एफएसएच हार्मोन का जो लेवल होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है। तो अब आते हैं हम फॉलिकुलर फेज, जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। ये जो फेज है ये 6 दिन से 13 डेज तक चलता है। कौन सा? फॉलिकुलर फेज। अब इस फेज में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम है वो रिजनरेट होनी शुरू हो जाती है, यानी कि बननी शुरू हो जाती है। और ओवेरियन इवेंट में क्या होता है इस दौरान कि जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, यानी कि पूरा मैच्योर हो जाता है। अब आते हैं 14th डे। इस डे क्या होगा, ओव्यूलेशन होता है, यानी कि फॉलिकुलर फेज के बाद 14th डे पे होगा ओव्यूलेशन, यानी कि ग्रेफियन फॉलिकल में से एग रिलीज आउट हो जाता है। कौन से डे? 14th डे। और 14th डे पे ही जो एलएच का लेवल होता है सबसे ज्यादा हाई होता है। तो ओव्यूलेशन के टाइम पे किस हार्मोन का लेवल सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है? एलएच का लेवल सबसे ज्यादा हाई होता है। एमसीक्यू में भी पूछा जा चुका है। जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है ओवेरियन इवेंट में। ओवेरियन इवेंट में जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है, यानी कि बर्स्ट आउट होने के बाद एग तो रिलीज हो गया, अब बचा ग्रेफियन फॉलिकल। तो ग्रेफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है हार्मोन विच इज नोन एज प्रोजेस्टेरोन, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगा। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम जनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल सबसे ज्यादा हाई होगा। और इस दौरान यूट्राइन इवेंट में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम होती है वो डेवलप हो जाती है, और ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है इस टाइम ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन होता है कि जो एंडोमेट्रियम लेयर बन चुकी है इसको मेंटेन करने का काम करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम में से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकल रहा है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम लेयर बन चुकी है उसको मेंटेन करने का काम करता है। अब इसके बाद क्या होगा कि या तो ये एंडोमेट्रियम लेयर मेंटेन रहेगी या ये दोबारा से 29 दिन के बाद जो दोबारा साइकिल शुरू हो गया, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये डीजनरेट हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ। इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होगा कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा ये मेंटेन रखेगा एंडोमेट्रियम की लेयर को, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन हो जाएगा और 9 महीने तक कोई भी मेंस्ट्रुअल फेज नहीं चलता है। अब उसके बाद कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, तो सेम प्रोसेस चलती रहेगी कि 29 डेज तक एंडोमेट्रियम लेयर बन गई, कॉपर्स ल्यूटियम बन गया, पिट्यूटरी हार्मोन तो रिलीज हो ही रहे हैं। फिर उसके बाद जब फर्स्ट डे आएगा तो दोबारा से मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाएगा, यानी कि एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होना शुरू हो जाएगा और ओवरी का बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फॉलिकुलर फेज शुरू हो जाएगा एंड देन ल्यूटल फेज एंड देन मेंस्ट्रुअल फेज पूरा एंड अप हो जाएगा। इस ग्राफ से ही एक क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 56 पे है, क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट फिलअप है कि ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए हार्मोन कॉल्ड ऑब्वियसली एलएच हार्मोन। इसका आंसर
होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि फर्टिलाइजेशन पे। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, नॉर्मली डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, यानी कि जो मेल गैमेट है स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट ओवम का जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा विच इज सिंगल सेल। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अब ये पूरा प्रोसेस कैसे कैसे होता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले क्या जरूरी है कि जो स्पर्म है यानी कि मेल गैमेट है वो ओवम तक जाना चाहिए। तो रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइना is known as insemination। यानी कि जो मेल गैमेट है वो रिलीज होगा वेजाइना में और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। ओविडक्ट का जो रीजन है यानी कि एम्फ्यूलरी isthmus जंक्शन, ओविडक्ट का जो एम्फिलरी इस्थमिक जंक्शन है यानी कि जहां एम्फिला और इस्थमस का जॉइंट होता है वहां पर स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि एनसीईआरटी में भी बिल्कुल क्लियर दी गई है। एमसीक्यू में या वन वर्ड में बहुत ज्यादा पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, एम्फिलरी इस्थमिक जंक्शन पे होता है। अब जो फर्टिलाइजेशन होता है इसका दूसरा नाम भी है सिनगैमी। तो कभी कभी फर्टिलाइजेशन के बारे में सिनगैमी नाम से पूछ लिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। सिनगैमी कह लो या फर्टिलाइजेशन कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। तो ड्यूरिंग कॉप्युलेशन जो स्पर्म का सीक्रेशन होता है वो मिलियंस में होता है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होगा तो सिर्फ एक ही स्पर्म यानी कि जो मेल गैमेट होगा उसी का ही फर्टिलाइजेशन होगा ओवम के साथ। तो कैसे होगा, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर देखना होगा ओवम का किस तरीके से होता है। तो ये है ओवम का डायग्राम जिसमें कि जोना पेलिसिडा लेयर प्रेजेंट है, कॉर्टिकल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं ओवम की लेयर में। तो जब फर्टिलाइजेशन के दौरान यानी कि कॉप्युलेशन जब होता है तो मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स रिलीज होते हैं, लेकिन जो सबसे पहले आके जोना पेल्यूसिडा पे अटैच हो जाता है एंड देन ये इसका जो एक्रोसोम होगा वो कांटेक्ट में आएगा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के, तो तब क्या होगा, ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होगी ये डीजनरेट हो जाती है और डीजनरेट होने के बाद एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना लेती है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना लेती है जिसकी वजह से क्या होगा कि और जो मेल गैमेट आएंगे वो ओवम के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से जो पॉलीस्पर्मी है वो नहीं हो पाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है कि पॉलीस्पर्मी क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सबसे पहले फर्स्ट स्पर्म जो होगा वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं वो डीजनरेट हो जाएंगी और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लेंगी, जिसकी वजह से जो और मेल गैमेट हैं वो अंदर ओवम के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे और पॉलीस्पर्मी इनहिबिट हो जाएगी। तो क्या होगा, जैसे ही स्पर्म का एक्रोसोम जोना पेल्यूसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा तो
3 तरह की एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जैसे कि पहला है हाइल्यूरोडिनेज, सेकेंड वन इज CPE यानी कि कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, एंड द थर्ड वन इज जोनालाइसिन, जिसको हम एक्रोसिन भी बोलते हैं। तो ये 3 तरह के एंजाइम सीक्रेट होंगे एक्रोसोम में से। अब इनका क्या फंक्शन होता है? तो पहला हाइल्यूरोडिनेज क्या करेगा कि हाइल्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है जोना पेल्यूसिडा में, उसको डिसॉल्व करेगा। उसके बाद CPE यानी कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, इसका क्या काम होगा? ये कोरोना रेडिएटर जो होती है उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। And third one is zonalysin. It digests the zona pellucida layer. तो फाइनली फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया कि जो स्पर्म और ओवम है उनका फ्यूजन हो गया। फ्यूजन होके सिंगल सेल बनी विच इज नोन एज जाइगोट। अब क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट हैप्लॉइड नंबर होते हैं यानी कि n नंबर एंड n नंबर, अब दोनों जब फ्यूज होंगे यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों n प्लस n 2n, यानी कि 23 क्रोमोसोम इसमें थे, 23 क्रोमोसोम्स इसमें थे, जिसमें कि 22 ऑटोसोम्स थे और इसमें भी 22 ऑटोसोम, और एक क्रोमोसोम इसमें सेक्स क्रोमोसोम और इसमें भी एक क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम। अब जब जाइगोट बना तो 23 इससे आए प्लस 23 ओवम से आए, तो अब टोटल कितने हो गए? 46, यानी कि ये जो हैप्लॉइड थे, हैप्लॉइड गैमेट से डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें एक चीज ये जानने वाली है कि अब ये जो जाइगोट बना है ये इसका सेक्स क्या होगा, यानी कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो अब इसमें मेल गैमेट में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो XY होता है, फीमेल में XX होता है। तो अगर मान लीजिए इस जाइगोट में ये क्रोमोसोम जाएगा यानी कि X, और इससे कोई भी आ जाए, दोनों X ही हैं यानी कि X, तो ये जाइगोट होगा फीमेल, यानी कि जो चाइल्ड बर्थ यानी कि जो एम्ब्रियो डेवलप होगा, जो फीटस होगा वो फीमेल फीटस होगा। और अगर Y क्रोमोसोम आ जाए तो, और इससे कोई सा भी आ जाए, तो जो फीटस डेवलप होगा वो होगा मेल। अब इसी चीज से रिलेटेड एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है पैराग्राफ के बीच में पेज नंबर 52 पे कि हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन जाइगोट। जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जाइगोट में, यानी कि 23 पेयर भी बोल सकते हैं। पेयर 23 अगर पेयर पूछे, और क्रोमोसोम टोटल 46 प्रेजेंट होते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं। एनसीईआरटी में काफी अच्छी लाइन भी दी गई है कि जो फीटस होता है वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो कौन डिसाइड करता है? वो करता है मेल गैमेट, ना कि फीमेल गैमेट, क्योंकि फीमेल से तो XX ही आने हैं, कोई सा भी आ जाए। इट इज डिपेंड ऑन मेल गैमेट, यानी कि X आएगा या Y आएगा, ये डिपेंड करता है मेल गैमेट पे। तो मेल को
ब्लेम करना चाहिए, ना कि फीमेल को कि लड़की हुई या लड़का हुआ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बोथ आर सेम। और इसी टॉपिक से रिलेटेड कि जायगोट डिप्लॉयड होता है या हैप्लॉयड होता है, एनसीईआरटी पेज नंबर 55 पे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फिलअप है, इसका ई पार्ट है कि जायगोट इज डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, तो जायगोट इज ऑब्वियसली डिप्लॉयड होगा। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि मेल को ब्लेम किया जाना चाहिए ना कि फीमेल को, कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है, तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में पेज नंबर 56 पे है, क्वेश्चन नंबर 19। इन अवर सोसाइटी द वुमेन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपको पता है कि ये करेक्ट क्यों नहीं है। तो अब हम आते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया, अब फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट भी बन गया। अब जायगोट के बाद क्या क्या केस होंगे, तो अब जायगोट बन गया, जायगोट के बाद क्या होगा, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, उससे हम ये देखेंगे फर्टिलाइजेशन से लेके इम्प्लांटेशन तक क्या क्या होता है। तो जायगोट बनने के बाद जो कि सिंगल सेल होती है, इस सेल में डिवीजन होगा, जो फर्स्ट डिवीजन होता है उसे हम बोलते हैं क्लीवेज, यानी कि जायगोट बनने के बाद डिवीजन होगा विच इज नोन एज क्लीवेज। अब उसके बाद क्लीवेज बनने के बाद और डिवीजन होगा, देन फॉर्म मोर्यूला। मोर्यूला बनने के बाद क्या होता है मोर्यूला, अभी हम इस पूरे फ्लो चार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो मोर्यूला बनने के बाद दो तरह की लेयर बनती हैं सेल के अंदर, विच इज नोन एज इनर लेयर एंड एक्सटर्नल लेयर। इनर लेयर को हम एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोलते हैं और एक्सटर्नल लेयर को ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। अब ये जो ट्रोपोब्लास्ट होती है, इसकी भी दो लेयर होती हैं, पहली है साइटोट्रोपोब्लास्ट और दूसरी सिनकाइटियोट्रोपोब्लास्ट। जायगोट बनने के बाद जिसमें कि सिंगल सेल होती है, अब ये जो सेल होगी ये ज़ोना पेलुसिडा है, ज़ोना पेलुसिडा के अंदर सिंगल सेल है, इस सेल का डिवीजन होगा, एक सेल से दो सेल बनेंगी, दो सेल से चार सेल बनेंगी, ये इक्वल साइज की बनेंगी। उसके बाद 4 से 8, फिर 8 से 16 सेल बनेंगी। अब जैसे जैसे ये सेल बनती जाएंगी तो सेल का जो साइज होगा वो छोटा होता जाएगा, बिकॉज क्योंकि जो ज़ोना पेलुसिडा लेयर प्रेजेंट होती है। अब ये ज़ोना पेलुसिडा लेयर अगर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन हट गई तो क्या होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। अब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है कि जो हमारा फर्टिलाइज एग जो होता है वो इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस के बाहर ही, यानी कि जो यूट्रस होती है, एंडोमेट्रियम लेयर होती है, उसके बाहर ही वो इम्प्लांट हो जाएगा। तो ज़ोना पेलुसिडा इस चीज से प्रिवेंट कराता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो। अब उसके बाद 16 सेल बन गई। अच्छा, 8 से 16 सेल जब बन जाती है तो उन सेल को बोलते हैं, जो डॉटर सेल होती है उनको बोलते हैं हम ब्लास्टोमियर। और सेल के अंदर, सॉरी, ज़ोना पेलुसिडा के अंदर 16 सेल बनती हैं। जो एम्ब्रियो होगा, अब जायगोट के बाद तो एम्ब्रियो ही बनेगा, तो इस एम्ब्रियो को बोलते हैं हम मोर्यूला। अब उसके बाद ये जो मोर्यूला होगा, इसकी जितनी भी सेल हैं ये साइड में शिफ्ट हो जाएंगी
और दो तरह की लेयर फॉर्म कर देगी, इंटरनल लेयर और एक्सटर्नल लेयर। तो एक्सटर्नल लेयर जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, एक्सटर्नल लेयर जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, और इंटरनल लेयर जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। तो मॉर्यूला में दो तरह की लेयर फॉर्म हो जाएंगे, ट्रोपोब्लास्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट। अब ये जो ट्रोपोब्लास्ट होता है, ये ट्रोपोब्लास्ट एक लिक्विड सीक्रेट करता है जो कि अंदर इकट्ठा हो जाता है, और इस लिक्विड को हम बोलते हैं ब्लास्टोकोल, COEL। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं ब्लास्टोकोल। अब ये जो ट्रोपोब्लास्ट होता है, इससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती हैं। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं कोरियोनिक विली, which is surrounded by uterine tissue of maternal, यानी कि जो मैटरनल ब्लड होता है उससे, यूट्राइन का, उससे ये सराउंडेड होते हैं। और ये भी चीज जानने वाली है कि जितना भी इसमें अब डिवीजन हो रहा है सेल का, चाहे वो ब्लास्टोसिस्ट बन रही है, मॉर्यूला बन रहे हैं, तो ये सब माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक यानी कि माइटोसिस डिवीजन। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से एक आध क्वेश्चन तो जरूर आता ही आता है। तो वो टॉपिक क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, ये तो पूछ ही लिया जाता है। तो प्लेसेंटा है क्या? तो प्लेसेंटा एम्बिलिकल कॉर्ड और एम्ब्रियो को कनेक्ट करे रखता है। तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड और जो एम्ब्रियो होता है वो किससे कनेक्ट होते हैं? तो वो कनेक्ट होते हैं प्लेसेंटा से। अब प्लेसेंटा को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा कि the chronic villi and uterine tissue become interdigitated with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo and maternal body called placenta। ये बिल्कुल डिक्टो एनसीईआरटी की लाइन है, जो कि अगर प्लेसेंटा की डेफिनेशन आती है तो आपको ये ही लिखनी है, क्योंकि बोर्ड में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी की लाइन ही मांगते हैं, यानी कि एनसीईआरटी लैंग्वेज में अगर तुम लिख के आ रहे हो बोर्ड में तो काफी अच्छा है। अब क्या फंक्शन है प्लेसेंटा का? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछ भी लिया गया है कि राइट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। सबसे पहले ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम मदर टू फीटस, यानी कि मदर से फीटस तक जो ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है, और दूसरा जो न्यूट्रिशन का ट्रांसफर होता है, न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसफर होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है मदर टू फीटस। दूसरा, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है अब भाई फीटस है, अब उसमें भी लाइफ है, वो भी न्यूट्रिशन ले रहा है, वो भी ऑक्सीजन ले रहा है, तो उसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि CO2 भी वो रिलीज करेगा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और एक्सक्रीशन भी होगा उसके अंदर। तो प्लेसेंटा ट्रांसफर कराता है ऑक्सीजन, CO2 गैस को एक्सचेंज करता है, यानी कि न्यूट्रिशन को एक्सचेंज करता है फ्रॉम मदर टू फीटस, और एक्सक्रीशन में भी मदद कराता है। दूसरा फंक्शन क्या है इसका? दूसरा ये फंक्शन है कि जो प्लेसेंटा होता है वो किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को, जो मदर के अंदर बाय चांस कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको यूट्रस तक नहीं जाने देता है, उसको यूट्रस तक नहीं जाने देता है, और उन वेस्ट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं टेरेटोजन्स बोलते हैं।
ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू की तरह पूछा जा चुका है। अब तीसरा और मेन फंक्शन क्या है प्लेसेंटा का? ये सिर्फ एक्सचेंज में ही हेल्प नहीं कराता है, बहुत सारे हार्मोन्स भी बनते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान जरूरी होते हैं। तो प्लेसेंटा हार्मोन भी सीक्रेट करता है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, HCG और रिलैक्सिन। जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही रिलीज होता है। अब एक और टर्म है एनसीईआरटी में, स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होती हैं? जो एम्ब्रियो के अंदर यानी कि फीटस के अंदर कुछ इनर सेल होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेम सेल। अब ये स्टेम सेल क्या होती है कि इन सेल के अंदर पोटेंसी होती है, यानी कि अवेलेबिलिटी होती है कि ये किसी भी तरह की सेल को बना सकते हैं, किसी भी तरह की टिश्यू को बना सकते हैं। तो स्टेम सेल क्या होती हैं? Those cells which have the potency to give rise to all the tissues and also organ, तो उनको हम बोलते हैं स्टेम सेल। तो ये टेबल है जिसमें कि दिया हुआ है कि फर्टिलाइजेशन से कितने टाइम बाद कौन सा इवेंट होगा। तो जब फर्टिलाइजेशन से 30 घंटे हो जाएंगे, एम्ब्रियो रीचेस 2 सेल्ड स्टेज, यानी कि 2 सेल बन जाएंगी। एंड देन आफ्टर 7 days ब्लास्टोसिस्ट बिगेन टू इम्प्लांट इन द यूट्रस, यानी कि जो यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ है वो इम्प्लांट होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर 2.5 weeks नोटोकॉर्ड्स और न्यूरल प्लेट फॉर्म हो जाएंगी। ये वो टिश्यू होती हैं जो कि हर्ट को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती हैं। ब्लड सेल फॉर्म हो जाएंगे इन यॉर्क सैक एंड कोरियन भी फॉर्म हो जाएगा। देन आफ्टर 3.5 weeks आई और ईयर विजिबल होने शुरू हो जाएंगे, लिवर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, थायराइड ग्लैंड ये भी डेवलप होने शुरू हो जाएंगे और जो हर्ट होगा वो बीट करना शुरू हो जाएगा, यानी कि दिल की धड़कनें शुरू हो जाएंगी। ब्लड वेसल्स आर लेड डाउन ऑल्सो। देन 4 weeks आफ्टर लिम्ब बर्ड्स अपीयर, यानी कि जो हाथ पैर होते हैं वो दिखने थोड़े थोड़े शुरू हो जाएंगे। उसके बाद 2 महीने बाद मसल्स डिफरेंशिएट, यानी कि मसल्स का डिफरेंशिएशन होगा, एम्ब्रियो जो होता है वो मूव कर पाएगा एंड ऑल्सो टेस्टिस और ओवेरीज ऑल्सो फॉर्म। बोन बिगेन टू ऑसिफाई, प्रिंसिपल ब्लड वेसल्स अज्यूम फाइनल पोजीशन, यानी कि ब्लड वेसल्स सारे अच्छे से पोजीशन पे आ जाएंगे। एम्ब्रियो बिकम फीटस, और जो एम्ब्रियो होगा अब वो फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा। नर्वस सिस्टम भी डेवलप हो जाएंगे, यानी कि अब जो फीटस होगा वो हर चीज को महसूस कर सकता है बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। एंड देन बोन्स का अनलार्जमेंट शुरू हो जाएगा। 3 महीने के बाद क्या होगा? सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, यानी कि हम सेक्स को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। और 4 महीने बाद फेस जो होगा वो जैसे ह्यूमन का फेस होता है वैसा दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि आई, ईयर, नोज ये का बिल्कुल नॉर्मल और रैपिडली ग्रो करने शुरू हो जाएंगे। एंड देन 266 days, यानी कि फ्रॉम कॉन्सेप्शन बर्थ हो जाएगा चाइल्ड का। तो ये हमने देखे कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से इवेंट होते हैं, जिसमें कि क्वेश्चंस भी बनते हैं कि हार्ट बीट जो होगी वो फीटस की वो कब सुनाई देनी शुरू होगी, या फिर जो नर्वस सिस्टम है वो कब हमें विजिबल होगा या कब डेवलप हो जाएगा। विजिबल तो ऑब्वियसली नहीं होगा। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जितने भी सिस्टम है इन सब के बारे में एमसीक्यू में बन के आ सकते हैं। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 54 पे पैराग्राफ के बीच में ही एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट द वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका आंसर अभी इस टेबल के थ्रू तुमने देखा है कि कौन से इवेंट में कौन कौन से फीचर डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियो के अंदर। तो अब यहाँ पर हमारा फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, फीटस का डेवलपमेंट भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आते हैं पार्च्यूरेशन पे। पार्च्यूरेशन क्या होता है?
अब बस चैप्टर खत्म होने की ही कगार पे है। अब चाइल्ड पूरा डेवलप हो चुका है, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस बन चुका है, और आफ्टर 9 मंथ यानी कि फर्टिलाइजेशन के सही 9 महीने बाद जो चाइल्ड है वो बर्थ लेने के लिए, एक नई दुनिया में आने के लिए तैयार हो चुका होता है। तो अब मदर के सर्विक्स पे, मान लीजिए सर्विक्स है मदर का, और ये है फीटस का हेड। तो फीटस का जो हेड होगा ये फोर्स प्रोड्यूस करेगा डाउनवर्ड्स द सर्विक्स, जिसकी वजह से जो सर्विक्स होगा वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और सर्विक्स सिग्नल भेजेगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस से ही कहानी शुरू हुई और हाइपोथैलेमस पे ही आके कहानी खत्म हो रही है। तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेगा कि अब जो फीटस है वो कंप्लीटली डेवलप हो चुका है, अब उसको उसकी नई दुनिया में आना है। तो हाइपोथैलेमस अब सिग्नल भेजेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा हार्मोन जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीटॉक्सिन। अब इस ऑक्सीटॉक्सिन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा कहां पर, सर्विक्स और वेजाइना पे, और जो फीटस होगा यानी कि अब फीटस नहीं रहा, अब न्यू बॉर्न बेबी का जन्म हो जाएगा। तो ये है पूरी कहानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कि मेल और फीमेल गैमेट से यानी कि गैमेटोजेनेसिस से शुरू हुई कहानी और कहाँ आके खत्म हो गई, न्यू बॉर्न बेबी पे आके खत्म हो गई। लेकिन अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बेबी यानी कि न्यू बॉर्न बेबी का बॉर्न तो हो चुका है, लेकिन अब इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, लिविंग है, लाइफ है इसकी भी। तो जब तक वो मदर के यूट्रस में था तो उसे प्लेसेंटा के थ्रू सब चीज मिल रही थी, लेकिन अब जो प्लेसेंटा है वो तो है नहीं, तो अब किसके थ्रू इसको न्यूट्रिशन मिलेगा, भाई हमारी तरह भी तो रोटी खा नहीं सकता, क्योंकि ना तो उसके दांत हैं अच्छे से, तो ना ही इतना स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कि हैवी चीज को ये डाइजेस्ट कर ले। तो इसको जो फूड मिलता है वो मिलता है लैक्टेशन प्रोसेस के थ्रू, जो कि ये भी फीमेल के अंदर होता है। तो अब लास्ट टॉपिक है लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है, तो मदर की जो मेमरी ग्लैंड होती है उसमें से सिक्रेशन होता है मिल्क का। तो मेमरी ग्लैंड का डिफरेंशिएशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से मिल्क का सीक्रेशन होता है, और जो फर्स्ट मिल्क निकलता है, फर्स्ट मिल्क का जो सीक्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। अब ये जो कोलेस्ट्रम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेबी को फीड कराने के लिए, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि IgA, जो कि बेबी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और ये जो कोलेस्ट्रम होता है इसका कलर होता है येलो, पेल येलो, लाइट येलो इसका कलर होता है।
तो कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एमसीक्यू बने हैं, इससे भी क्वेश्चन बने हैं एमसीक्यू, जैसे कि फर्स्ट मिल्क जो होता है मदर की मेमोरी ग्लैंड में से निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो कि येलो कलर का होता है। एंड व्हाई कोलेस्ट्रॉल इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यू बॉर्न बेबी, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है लाइक IgA, जो कि बेबी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है FINISH फिनिश। तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा, उसके बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं, यानी कि गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा। गैमेटोजेनेसिस के बाद हमने पढ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद क्या देखा हमने कि फर्टिलाइजेशन के बारे में देखा, फर्टिलाइजेशन में जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद देखा इम्प्लांटेशन कैसे होता है, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, एंडोमेट्रियम में होता है। इम्प्लांटेशन के बाद क्या देखा कि मोर्यूला बन गया, मोर्यूला के बाद क्या बन गया, पूरा एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो बनने के बाद प्लेसेंटा फॉर्म हो गया, उसके बाद एम्ब्रियो का फुल्ली डेवलपमेंट हुआ, फुल्ली डेवलपमेंट में एम्ब्रियो किसमें चेंज हो गया, फीटस में हो गया। फीटस में चेंज होने के बाद क्या हुआ कि जो फीटस है कंप्लीट मैच्योर हो गया, पूरे ऑर्गन बन गए, ऑर्गन सिस्टम बन गए, टिश्यू सेल सभी का अच्छे से डेवलपमेंट हो गया। अब उसके बाद जो फीटस है वो पार्चुरेशन के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि पार्चुरेशन हो गया उसका। अब उसके बाद पार्चुरेशन में क्या होगा, जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसका बर्थ हो जाएगा। अब उसके बर्थ होने के बाद लैक्टेशन प्रोसेस देखी। लैक्टेशन प्रोसेस में क्या देखा कि जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसको मिल्क की जरूरत होती है फॉर न्यूट्रिशन, तो लैक्टेशन प्रोसेस के थ्रू मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सीक्रेशन होता है। और ये जो मिल्क होता है ये क्यों जरूरी होता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये है पूरे चैप्टर की समरी। अब इस चैप्टर में जो कि मेल गैमेटोजेनेसिस ये पार्ट 1 में है और यहाँ से लैक्टेशन तक इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 वीडियो में आपने देखी है। तो पार्ट 1 वीडियो देखने के लिए आपको इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। और प्लीज मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने आगे फ्रेंड्स को भी शेयर करें।